हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे एकदम। ठीक है, चलिए हमारे पिछले सेशन के अंदर जो क्लास 8 से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने हनी ड्यू जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की, या फिर आप आरबीएससी की भी कह सकते हैं अभी इसको, जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, वो हम लोग रीड कर रहे थे। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर जो है, एज यू ऑल नो, कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हमें हमारे पास्ट में हुए कुछ चीज़ों के झलक देखने को मिलती है। हमें देखने को मिलता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ, ठीक है, और कैसे 1857 का रिवॉल्ट जो है वो हुआ, ठीक है, उसके क्या रीजंस रहे। चलिए, सबसे पहले मार्टियर्स को याद किया हम लोगों ने इसमें। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे कंपनी जो है वो कॉन्क्वेस्ट कर लेती है। हमारे राजाओं जो आपस में लड़ रहे हैं उनका फ़ायदा उठा के, डिवाइड करके, उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू करके, और धीरे धीरे कंपनी के लोग जो है वो हमारे किसमें, देश पे कब्ज़ा जमा रहे हैं, वो हमारे लैंड्स पे खुद राजा बन रहे हैं और हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे हमारी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के अंदर हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया। हर तरीके से कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप, या जिसे कहते हैं हम लोग अपना इंटरफेरेंस जो है, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी ने कॉन्क्वेस्ट किया 1757 से 1849 तक। इसके बाद ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ 1765 से लेकर 1836 तक। ब्रिटिश रूल चलता रहा, ब्रिटिशर्स के रूल जो है वो चलता रहा हमारे ऊपर, हम पर राज किया, ठीक है। मगर हमारे जो महाराज जो थे, हमारे जो लोग थे, महाराजा वगैरह, रिलीजियस गुरुज जो थे, वो लोग भी हमारे यहाँ पर क्या कर रहे थे, ऐसी फालतू की और बहुत ही इविल कस्टम्स को लागू कर रहे थे। अनटचेबिलिटी हो गया, आपके माइजरी हो गई, है ना, वुमेन का ऊपर होना कि वुमेन जो है सभी चीज़ों की कसूरवार है, ये वो। और इस दौरान ये इतना बुरी तरीके से सारी चीज़ें एक्टिव हुई। फिर एक और पर्सन जो एक चेंजर बन के आए, जो एक रिफॉर्मर बन के आए सोसाइटी के, उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म किया किसी न किसी तरीके से। तो राम मोहन रॉय, यानी राजा राम मोहन रॉय, जो 1883 में जिनका जन्म हुआ, 1772 से लेकर 1883 के बीच में। राम मोहन रॉय जो है, उन्होंने अलग अलग तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें से इविल्स को हटाने की कोशिश की। राम मोहन रॉय ने क्या किया कि उन्होंने अंग्रेज वेस्टर्न एजुकेशन से काफ़ी प्रभावित थे, उनके तौर तरीक़ों से प्रभावित थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका देश जो है सुपरस्टिशियस में फंसा रहे, सुपरस्टिशन चीज़ों के अंदर। उनसे बाहर निकले और प्रैक्टिकल लाइफ को समझे, साइंटिफिक नॉलेज को समझे, ऐसा उनका मानना था। चलिए, अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट सेक्शन 5, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब वही यहाँ पर दबाव डालने से है, ठीक है, ऑपरेस करना किसी को। 1765 से 1835 के बीच की ये बात है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियंस को दबाना स्टार्ट कर दिया, इंडियंस की हर एक चीज़ को दबाव देना स्टार्ट कर दिया, उनको रोकना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी उनको करने नहीं दिया जाता था। इन 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन एक्ट 3। 1880 के अंदर उन्होंने रेगुलेशन एक्ट जो है वो पास किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन कोर्ट। किसी भी भारतीय को क्या किया जा सकता है, जेल किया जा सकता है विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट, कि कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा और हाथों क्या कर देगा, जेल कर देगा। 3-3 4-4 जने नहीं आ सकते, ऐसा कर दिया उन्होंने, ठीक है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। यस, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उनके बहुत ही अच्छा रहा, उनकी लाइफ कैसे अच्छी रही, एक तो बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज उनको मिलती थी, चाहे सेम रैंक में इंडियन ही क्यों ना हो, उनको सैलरी कम थी, लेकिन
ब्रिटिशर्स को सैलरी ज़्यादा थी, क्योंकि वो ब्रिटिशर था, सैलरी ज़्यादा थी। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट बिजनेसेस भी अपने अपने वो लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दौलत जो है उन्होंने की। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कितनी बुरी तरीके से उन्होंने यहाँ पर लागू कर रखी थी, और इससे आम जनता का ऑपरेशन हो रहा था, आम जनता का बिल्कुल दबाव निश्चित रूप से हो रहा था। जो कॉमन पीपल है, जो कॉमन फोक है इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करने लग गई स्लोली, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है हर तरीके से उनको ऑपरेस करने की कोशिश कर रहे थे, हर तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते रहते थे। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। यस, देखिए 1829 के अंदर ब्रिटेन ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटेन जो है ब्रिटिश गुड यानी ब्रिटिश का सामान जो है वो एक्सपोर्ट किया इंडिया के अंदर। ठीक है, वर्थ 7 करोड़ के आसपास की कीमत का। आई बात समझ में? यस, 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, इतना सामान, इतना जो है वो लाया गया। गवर्नर लॉर्ड बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर लॉर्ड बेंटिक जो वापस रिपोर्ट करते हैं वापस अपने पीछे होम पे यानी पीछे अपने उस क्षेत्र के अंदर। ठीक है, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, जितने भी कॉटन वीवर्स है, ठीक है, ऊन का काम करने वाले, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्लेन्स हैं वहाँ पर ब्लीच करते हैं। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट while इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो सारे क्या हो गए, बोलो? यस, ब्रिटिशर्स जो है वो सारे के सारे एकदम प्रॉस्पर हो गए, एकदम संपन्न हो गए। ठीक है ना, अच्छा खासा पैसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी थी उन लोगों ने हर चीज़ के अंदर, तो इसकी वजह से बहुत अच्छा पैसा उनके पास अवेलेबल हो गया, खूब सारा पैसा उन्होंने कमा लिया था। अब क्या कर रहे हैं कि वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज़ बिगेन टू डाई, लेकिन जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ थी, जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ थी, वो डाई यानी ख़त्म होने लग गई। स्लोली हमारे देश की इंडस्ट्रीज़ को कम्प्लीटली लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा, और वो लोग जो है ब्रिटिशर्स, उनकी अच्छी कमाई हो रही थी, खूब आगे बढ़ रहे थे। अब ऑपरेशन हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगी, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम और क्रिएट होगी आगे। नाउ द डिससेटिस्फिकेशन अब बढ़ने लगा, लोगों के अंदर असंतुष्टि जो है वो पनपने लगी, लोग असंतुष्ट होने लग गए। लोग अब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स की किसी भी तरीके से मदद करे और उनके हाथों में पिसते जाए, इसलिए वो कम्प्लीटली डिससेटिस्फाई हो गए। और अब वो क्या करते हैं वो देखेंगे हम लोग इस पार्ट के अंदर। 1835 से 56 people are dissatisfied completely and now they are what they are going to do, let's see. Education in India was in Persian and Sanskrit. भारत के अंदर जो एजुकेशन दी जाती थी, इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या था, कौन सी लैंग्वेज में था, वो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर था और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर था। ठीक है, इन 1835 एन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। 1830 के अंदर एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकॉले। जो लॉर्ड मैकॉले थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, वी शुड डू सम चेंजेस इन इट। एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने चेंजेस करने की कोशिश की, और चेंजेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर क्या चेंजेस किए देखें। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। यस, मैकॉले ने सजेस्ट किया चेंज और बोला कि जितने भी नेटिव्स हैं, जितने भी इंडियंस हैं, कहने का मतलब नेटिव्स यानी इंडिया के जो हैं लोग, इन्हें हमें किस भाषा में सिखाना चाहिए, हमें कौन सी भाषा में टीचिंग करनी दी है इनको। वी शुड टीच देम इन इंग्लिश, इनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए सभी को। अब क्या
फ़ायदा होगा उनको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने का वो देखेंगे आगे। चलिए, जो गवर्नर है वो भी एग्री कर जाते हैं इस बात को। ठीक है भैया। अब इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। ठीक, लोग अब बातें करने लगेंगे। अब देखो क्या फ़ायदा होगा इससे। अब फ़ायदा क्या होने वाला है कि देखो, जब लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर, लोग सीखेंगे इंग्लिश के अंदर, तो वो उनको समझ पाएंगे, उनके तरीक़ों को समझ पाएंगे। इससे क्या होगा कि वो लोग अपने अंडर में जॉब देंगे, उनको अपने अंडर में जॉब देंगे तो वो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो पता लगा ही पाएंगे, कुछ उनको आइडिया लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब उनको ऐसा हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस की गई और क्लर्क को उनको क्लर्क के पोजीशन दी गई, अपने ऑफिस के अंदर पेटी जॉब्स थी, कम कीमत के अंदर छोटी मोटी जॉब्स जो ठीक है वो दे दी गई उनको अपने अंडर। और इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बिल्कुल, इसके साथ ही क्या हुआ, इंटेलेक्चुअल्स की नई जनरेशन जो है वो भी प्रोड्यूस हो गई। वो तो सिखा रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन साथ साथ में इंटेलेक्चुअल्स की एक जनरेशन भी हो गई। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। सब कहते हैं, बातें करते हैं सब लोग बैठकर, तो वो कहते हैं हमें हमारे ब्रदर्स जो भाई लोग हैं उनको एजुकेट करना ही चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस। उनकी जो भौतिक स्थिति है उसको सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब इसके लिए जो भी हमारे ग्रीवेंसेस है, जो भी हमारी तकलीफ परेशानियां हैं, वो हमें कन्वे करनी चाहिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ताकि वो उसके हिसाब से फैसला ले। By 1856 the British had conquered the whole of India। 1800 कितना है 56 तक ब्रिटिश ने क्या किया, पूरे भारत को लगभग कवर कर लिया था, पूरे के पूरे इंडिया को लगभग अपने अंडर में ले लिया था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। अब उन लोगों को इंडियन की नीड्स की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी आवश्यकताओं की कोई चिंता नहीं है। दे डू नॉट केयर अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस। ठीक है ना। द किंग्स हैव बिकम पपेट्स। जो राजा लोग हैं वो सब पपेट बन गए हैं, हाथों की कठपुतलियाँ बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। और हम हमारी पुरानी जो जॉब्स है वो सब खो चुके हैं। ऐसा कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जो डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में। एंड लैंड्स, और ज़मीन भी। देर आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। वो लोग हमारे ब्रदर्स भाइयों को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में, इस्लाम सॉरी इसमें आपके क्रिश्चियनिटी में। They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out। तुम सिर्फ बातें, हम सिर्फ बातें करते हैं, बातें नहीं करनी हमें कुछ ऐसा करना होगा अब, ताकि हम लोग इन लोगों को हमारे जगह से, हमारे देश से बाहर निकाल सकें, हमारी ज़मीन से बाहर निकाल सकें, और बाहर निकाल कर अपने राज्य को, अपनी ज़मीन को वापस वैसा ही बना पाएँ जैसी वो पहले थी। इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना ही होगा, और इसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। यस, अब आते हैं 10 स्पार्क्स। अब जो है आग लगनी स्टार्ट हुई है भैया। अब आपके इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए, इतनी मुसीबतों को देख लिया, इतनी मुसीबतों से गुजर लिए, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और अब अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अब तो प्रॉब्लम होने की वजह से अब हम लोगों को ये देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ के और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है, कितनी समस्या वाली बात है। अब वो लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, किस तरीके से देश अपने इस स्पार्क को अंदर जगाए रखेगा और अपने बदले को पूरा करेगा। चलिए लेट्स रीड द स्पार्क्स। 1857 से 57 टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीजेंट्स इन बंगाल। देखो
अब ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको तो प्रॉफिट चाहिए था, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, किसी भी तरीके से हो, खूब पैसा लूटना था इनको। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि बहुत सारा जो है टैक्सेस लगाना स्टार्ट किया, लगान जिसे हम बोलते हैं, लगान जो है उन्होंने स्टार्ट किया। और इतने सारे लगान को देने के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी, इतने सारे फसलें भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो बेचारे जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उन लोगों को बर्बाद कर दिया। किस लिए? क्योंकि टैक्सेस, इतना सारा टैक्स लगाया गया इन बंगाल। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। संथाल्स जो है वो जिन्होंने अपने गवर्नमेंट केस के अंदर एक लैंड जो थी, ज़मीन जो थी वो खो दी थी। ठीक है, और जब उसने अपनी लैंड खो दी थी उन्होंने, तो अंडर न्यू रूल्स, नए रूल्स के अंडर पर वो लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए कि उनकी ज़मीन चाहिए। In 1855 they rose in a rebellion and massacred Europeans and their supportive alike। ठीक, 1855 में 1855 के अंदर जो संथाल्स है वो बहुत ज़्यादा भड़क गए। संथाल्स बहुत ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने क्या किया, रेबल करना स्टार्ट कर दिया। एंड मैस्केयर्ड यूरोपियंस, और बहुत सारे यूरोपियंस को क्या किया, मैस्केयर कर दिया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो उनके साथ लड़ रहे थे, उन सभी को क्या कर दिया, मार दिया गया, उन सबको हटा दिया गया। Discontent was brewing in the East India Company's army too। ईस्ट इंडिया आर्मी की जो कंपनी है उसमें भी लोग बिल्कुल, जो भी क्या नाम है, इंडियंस लगे हुए हैं आर्मी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट, असंतुष्ट हो गए इन चीज़ों से। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस टू लिव इन, सर्वेंट्स। जो वाइट सोल्जर्स थे उन लोगों को ह्यूज पे, काफ़ी सारी दौलत, पैसा और ह्यूज मैंशंस, बड़े बड़े जो मैंशंस हैं उन सभी के अंदर। ठीक है ना। वाइल वी गेट अ पिटेंसी एंड स्लो प्रमोशन, और जो इंडियंस थे उस समय बहुत ही उनको कम पेमेंट मिलता था और बहुत ही कम पैसा मिलता था उनको, और प्रमोशन बहुत स्लो थी। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। जो अंग्रेज़ हैं, जो आपके सोल्जर, ये ब्रिटिशर्स है, वो लोग क्या कहते हैं उन लोगों को कि आप लोग समुद्र पार करो हमारे साथ। ठीक है ना। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। कौन है ये टोपी वाला जो हमारे पुराने जो ओल्ड कस्टम्स हैं उनको एबॉलिश करे और हटाए और हमें एक नया कस्टम दिखाए या सिखाए? कौन है ये लोग बूढ़े? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना ही होगा हमारे राष्ट्र से, हमारे देश से। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजेसेंट क्या था, एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड एग्जीक्यूटेड। अपने जो रेजिमेंट के जो ऑफिसर थे उसको क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया और लटका भी दिया। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. Yes, thousands of other सिपाही, बहुत सारे और भी सिपाहीज थे जिन्होंने रिवोल्ट किया पूरा का पूरा इस पे, और रिवोल्ट करके उन्होंने क्या किया, अपने जो यूनिफॉर्म है, वर्दी जो है वो टीयर कर दी, फाड़ दी। And humiliated and put in arms. Few Englishmen had cared to understand the Indian contingency or the people's mind. कुछ इंडियंस हैं जो बहुत ज़्यादा क्या थे, ऐसा फील करते थे। The Englishmen cared about and understand the Indian customs, जो इंडियन कस्टम्स को अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे और लोगों के दिमाग को पढ़ते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, वो कहता है कि प्राउड ब्राह्मण, ठीक है ना, सोल्जर जो हैं, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स।
यस, वो कहते हैं कि ब्राह्मणों, तुम्हें पता है कि जो भी बंदूक, जो बुलेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उस बुलेट के ऊपर की जो छाल है, जो उसकी कवरिंग है, वो किससे बनी हुई है? काऊ और पिग से, जिसको हमें मुंह से तोड़ना पड़ता है। What the white man has deceived us too। अच्छा, तो इन अंग्रेज़ों ने हमें भी डिसीव कर दिया, हमें भी क्या कर दिया? धोखा दे दिया। We have also been cheated by these अंग्रेज। Soon, chapatis were sent from village to tell people they would error want the services। ठीक है ना, चपाती जो है वो विलेज से विलेज रोटियां बांटी गई, रोटियों से पता लगा, मैसेज भेजा गया कि वांट देयर सर्विसेज, उनकी मदद की उनको आवश्यकता है। ही इज़ इन वी आर नीड इन द सर्विस ऑफ देयर फ्रेंड्स। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, लोटस फ्लावर को भी सर्कुलेट किया गया। Yes, all my village men will be nearly ready। इसी तरीके से लोटस फ्लावर भी सर्कुलेट किया गया अमंग इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, डेथ टू द फॉरेनर, ये इन्होंने कमांड करना स्टार्ट कर दिया। द मैसेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, जितने भी लोग थे उन्होंने सारे के सारे लोगों ने क्या दिया? मैसेज दिए। किसको मैसेज दिए? चलिए रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से रिवॉल्ट जो है वो हुआ और आगे क्या हुआ। अब आती है बात हमारी जो इंडिया का वेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंस है, जो हमें सबसे पहले प्रथम रूप में इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द वेरी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इंडिया का, वो है हमारा ये वेरी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का रिवॉल्ट है, इसके बारे में आके हम लोग चर्चा करते हैं। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ। अब ऑलरेडी सिपाही मिटनी जो है वो तो स्टार्ट हो गई थी, सिपाही मिटनी स्टार्ट हो गई तो सिपाही जो है उन्होंने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, कुछ ना कुछ करने लग गए वो लोग। तो सबसे पहला जो आउटब्रेक आया, वायलेंट आउटब्रेक, वो आया मेरठ के अंदर। मेरठ में जो है सिपाही बहुत ज़्यादा लड़ने लग गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, जितने भी सिपाहीज़ थे वो सब लोग बढ़ चले आ गए। सिपाहीज़ मार्च टू दिल्ली, सिपाहीज़ जो है वहाँ से मार्च करने लगे दिल्ली की तरफ। सारे सिपाही जितने हैं वो सभी मूव करने लगे दिल्ली की तरफ, और दिल्ली जाके उन्होंने मिटनी स्टार्ट की। लॉन्ग लिव आवर एम्परर, बहादुर शाह। बहादुर शाह कहते हैं कि लॉन्ग लिव आवर एम्परर, हमारा जो एम्परर है उसके बारे में कौन है? बहादुर शाह। बहादुर शाह को हमारा एम्परर बनाया गया। सारे सिपाही जो है, कुछ लोग दिल्ली पहुँचे, उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को, जो लास्ट मुग़ल रूलर थे, उनको क्या बना दिया? वापस किंग घोषित कर दिया कि हमारे राजा यही होंगे, लॉन्ग लिव बहादुर शाह, और उनको घोषित कर दिया गया। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, ये जो रेबेलियन है बहुत वाइड तरीके से फैलने लगा, बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से, ठीक है ना, और लंबे बड़े क्षेत्र पे। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स हाउस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड हैं जिनके अपने जो लैंड्स है वो खो चुके थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से। एंड दे वर सोर, और सब लोगों में खटास थी उन लोगों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, अंग्रेज़ों का जो रूल है वो ख़त्म होना ही चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम लोग आपकी मदद करेंगे। इस तरीके से हर एक व्यक्ति, चाहे वो आम जनता से क्यों ना हो, बूढ़ा जवान, सभी लोग इस मिटनी से जुड़ गए। इंडिया का जो पहला वॉर जो था इंडिपेंडेंस का, इससे सब लोग जुड़ गए और सभी आज़ादी की राह के ऊपर चलने लगे। सबको आज़ादी की राह पसंद आई, इसलिए सब लोगों ने एक दूसरे की मदद करने का प्रयत्न किया। द फाइट फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए जो फाइट है 1857 की, वो आज़ादी का युद्ध था। वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पूरा भारत आज़ाद हो जाता। हाँ, दुर्भाग्य वाली बात यह है, अनफॉर्चुनेट ये है कि ये एक प्रॉपर तरीके से जो था होना आउटब्रेक, वो थोड़ा पहले आउटब्रेक हो गया। ये जो हुआ है
थोड़ा सा पहले आउटब्रेक होने की वजह से जिस डेट को फिक्स किया गया था, जो जो डेट थी, उन डेट के ऊपर अटैक होते तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर ब्रिटिशर्स टू स्टॉप दिस रिवॉल्ट। लेकिन थोड़ा जल्दी होने की वजह से ये बिखर गया और हर एक जगह पर अलग अलग हो गया, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ व बेटर, बहुत सारे फॉर्मर रूलर्स जो थे इंडिया के, जैसे कि बेगम हज़रत महल लखनऊ की रूलर, ठीक है। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, वो कहते हैं कि वाइट मैन, अंग्रेज़ों ने मेरा जो है राज्य वो छीन लिया मुझसे, मेरा राज्य को छीन लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फरीदाबाद टोल्ड द पीपल, बहुत ही पॉपुलर लीडर्स थे जैसे मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद, उन्होंने लोगों से कहा, राइज ब्रदर्स राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज़ रनिंग आवर लैंड, अंग्रेज़ जो है हमारे लैंड को रुइन कर रहे हैं, रुइनिंग आर लैंड, हमारे राष्ट्र को, हमारे शहर, हमारे राज्य को, हमारे देश को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए उठो, जागो और लड़ो। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, सब ने ये जो अपसर्ज है फॉरेनर्स के खिलाफ ज्वाइन किया। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, हर जगह लोग जो है लड़ने के लिए तैयार हो गए। अजीमुल्ला खान कॉल टोल्ड तांत्या तोपे, अजीमुल्ला खान ने तांत्या तोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें पेशवा नाना साहेब को हमारा लीडर बनाना चाहिए इंडिपेंडेंस के इस वॉर के अंदर। इंडिपेंडेंस के इस वॉर के अंदर जो पेशवा नाना साहेब है महाराष्ट्र में, उनको हमारा लीडर बनना चाहिए इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जितने भी पेट्रियोट्स यानी देशभक्त जो लोग थे, सारे के सारे पाउंड अपॉन, जंप करने लगे, कूद पड़े, किसके ऊपर कूद पड़े, ब्रिटिशर्स के ऊपर, और फॉट पिच्ड बैटल, और बहुत ही कड़े टक्कर वाली जो बैटल है उन्होंने लड़ाई की, युद्ध किए, ठीक है, ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, 80-year-old यानी 80 साल के जो कुंवर सिंह है बिहार के, रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उनके अपने रिस्ट में क्या लग गई, बुलेट लग गई, गोली लग गई। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और उन्होंने अपने हाथ को वहीं पर काट दिया मात्र गंगा को, माँ गंगा के अंदर, और बोला कि मेरी आखिरी आपको ऑफरिंग है, इसके बाद चाहे मैं रहूँ ना रहूँ। देखा आपने किस तरीके से हमारा जो देश है उसने फ्रीडम पाने के लिए कैसे फ़ाइट किया है, किस प्रकार से राष्ट्र ने बहुत मेहनत की है, लोगों ने बहुत मेहनत की है इस आज़ादी को हासिल करने के लिए। आसान नहीं था ये आज़ादी को हासिल करने का, इसके लिए जो 1847 का रिवॉल्ट हुआ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मगर उसने एक बहुत गहरी छाप छोड़ी, और पूरा का पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो रूल था, अब वो इस समय कहाँ चला जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर चला जाएगा, क्राउन के अंडर में चला जाएगा, जो महारानी है उसके अंडर में चला जाएगा। Look at picture 1 and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in the picture? जो पहले पेज की पिक्चर थी, जो गाना था लता मंगेशकर जी जो गा रही थी, उनका गाना, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इसको थोड़ा लय में गाना पड़ता है, मैं तो लय पता नहीं कैसे निकलेगी, इसलिए मैं नहीं गा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी सुपीरियर वेपन्स। सुपीरियर वेपन्स का मतलब क्या है आप बता सकते हैं। हु इज़ एन आर्टिसन, व्हाट डू यू थिंक आर्टिसंस ऑफर्ड। पिक्चर 3 के अंदर था ये। विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवॉल्ट। रिवॉल्ट की जो पहली स्पार्क है वो कौन सी है। डू यू थिंक आंसर दिस क्वेश्चन वर्किंग विद द टेक्स्ट। आप खुद सोच के जवाब देंगे, खुद ने हमने पढ़ा है इसीलिए।
देखिए इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आप लोगों को करने हैं इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर ये रहा, बहुत ही अच्छा चैप्टर ये था जिसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। रिवोल्ट कैसे बढ़ा, किस तरीके से आगे पहुंचा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे स्पार्क इसमें लगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो ग्लिम्पसेस है पास्ट के, ये जो पास्ट से रिलेटेड थोड़ी सी झलकियाँ हमने आपको दिखाई आज इस चैप्टर के थ्रू। और सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर को इन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है इस कॉमिक वे के अंदर, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है पढ़ने में और इजीली हम लोगों को पता लग जाता है। हाँ, अब आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को 1857 के रिवॉल्ट के जो मेन रीजंस है, कारण है, उनके बारे में और उसका रिज़ल्ट क्या रहा उसके बारे में पूरी डिटेल आपको पता लगानी है, ठीक है, और उसके नोट्स बनाने हैं। हम आपको कभी भी किसी भी समय में इसके बारे में पूछेंगे। तो until then, have a good day, take care and study well, do well carefully. Have a good day.